नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एडवांस्ड बैंक मैनेजमेंट की यूनिट 31 जिसका नाम है क्रेडिट कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग। और इसमें बेसिकली हम साथियों जो पढ़ेंगे वो है क्रेडिट कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग का पर्पस क्या होता है और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। दूसरा, बैंक के पास कौन कौन से टूल हैं जिनको वो यूज़ करता है इस काम के लिए, क्रेडिट कंट्रोल और मॉनिटरिंग के लिए। तीसरा, क्रेडिट ऑडिट क्या है। तो ये तीनों चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथियों, कितना भी अच्छी तरह से किसी लोन को अप्रेज किया गया हो, अप्रेजल कितना भी अच्छा हो, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली किया है, सिक्योरिटी भी ली है, डिफ़ॉल्ट फिर भी बैंक में जो क्रेडिट रिस्क है एडवांस के केस में डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस तब भी रहते हैं। और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वो डिफ़ॉल्ट के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं कुछ परसेंटेज तक। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो जो अजम्पशंस हमने लिए थे अप्रेजल के समय, बहुत सारे अजम्पशंस लिए जाते हैं कि इस तरह से प्रोजेक्ट तैयार होगा, इस तरह से रिपेमेंट होगी, इतने टाइम बाद ये शुरू होगा, या इतने टाइम बाद इतनी प्रोडक्शन होगी, इतने फंड्स आएंगे। बट कई बार क्या होता है, जिस तरह की सिचुएशन है, जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, उसका नेचर जो है वो डायनामिक होता है, चेंज होता रहता है। हर बार चीज़ें ऐसी नहीं होती जैसा हमने सोचा है वैसे उस तरह से हो जाएं, ऐसा कई बार नहीं हो पाता है। तो ये इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो हमने क्रेडिट दिया है तो क्रेडिट उसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर होती रहे। क्रेडिट कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग काफ़ी ज़रूरी हो जाती है, जिसको हम लोन रिव्यू मैकेनिज्म भी कहते हैं। एक बार लोन दे दिया उसके बाद उसका रिव्यू होना भी काफ़ी ज़रूरी है। ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और कई एस्पेक्ट को कवर करता है। जैसे कि पहला ये है कि हम इसलिए भी लोन का रिव्यू करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि बैंक ने जो फंड दिए हैं आर पुट टू द इंटेंडेड यूज एंड कंटिन्यू टू बी यूज्ड प्रॉपरली। जो भी बैंक ने फंड दिए हैं, जो लोन दिया है, जिस काम के लिए लोन दिया है उसी काम में उसका यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो किसी तरह का वहाँ पर डेविएशन है, कोई डाइवर्जन ऑफ बैंक फंड हो रहा है, मान लीजिए बैंक ने अगर वर्किंग कैपिटल लिमिट दी है तो वो वर्किंग कैपिटल यानी कि करंट एसेट जो है, स्टॉक वगैरह, रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए यूज़ हो रहा है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं उस पर्सन ने उस पैसे को लेकर कहीं प्रॉपर्टी प्लॉट कहीं खरीद लिया या कुछ इस तरह की चीज़ों में, जुए सट्टे में, कहीं इस तरह की चीज़ों में पैसा लगा दिया। तो ऐसा ना हो। अगर ऐसा होता है तो इसे हमें डाइवर्जन ऑफ फंड कहेंगे। और डाइवर्जन ऑफ फंड ना हो या किसी तरह का अनऑथराइज्ड यूज़ ना हो तो इसको हमें डिटेक्ट करना है और स्टॉप करना है। दूसरा है असर्टेन दैट द बिजनेस कंटिन्यू टू रन ऑन द प्रोजेक्टेड लाइन। जो प्रोजेक्शंस दिए गए थे, क्योंकि कोई भी बिजनेस होता है जब उसको लोन दिया जाता है तो आगे कुछ सालों के प्रोजेक्शंस लिए जाते हैं कि किस तरह से बिजनेस काम करेगा, कितना कैपिटल लगेगा, कितनी सेल्स होगी। तो ये असर्टेन करने के लिए कि वो बिजनेस जो है वो प्रोजेक्टेड लाइन्स पर हो रहा है, इसके लिए भी हमें जो समय समय पर उसकी मॉनिटरिंग, क्रेडिट कंट्रोल और मॉनिटरिंग ज़रूरी है। इफ़ देयर इज़ एनी डिटोरिएशन फ्रॉम द व्हाट द प्रोजेक्ट एट द टाइम ऑफ अप्रेजल, द सेम शुड बी नोटिस्ड and appropriate action initiated by the bank in consultation with the borrower to ensure that the business continue to run on viable line। और अगर इस तरह का कुछ पाया जाता है कि बिजनेस प्रोजेक्टेड लाइंस पर नहीं चल रहा है, जैसा सोचा था उस तरह से चीज़ें नहीं हो रही हैं, उतनी सेल्स नहीं आ पा रही है, उतना प्रॉफिट नहीं आ पा रहा है, कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो वहाँ पर क्या है, बैंक को प्रॉम्प्टली मतलब समय से एक्शन लेना है, बोरोवर को कॉन्फिडेंस में लेकर उसके साथ बात कर कर और चीज़ों को इनिशिएट करना है, कोई अप्रोप्रिएट एक्शन लेना है ताकि जो बिज़नेस है वो वाइबल रहे, वाइबल लाइंस पर चलता रहे। ऐसा ना हो कि उसकी वजह से अगर हमें एक्शन लेने में अगर बैंक देरी कर देता है तो ऐसा भी हो सकता है कि वो, क्योंकि बिजनेस प्रॉफिटेबल ना रहे और कहीं वाइबल ना रहे और वो अकाउंट जो है वो एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में भी कन्वर्ट हो सकता है। थर्ड है, इफ द डिटोरिएशन ऑफ द बिजनेस कंटिन्यू डिस्पाइट अप्रोप्रिएट एक्शन, द बैंक शुड डिसाइड इफ एनी हार्श एक्शन लाइक रिकॉलिंग द एडवांटेज और सीजिंग ऑफ सिक्योरिटी एटसेट्रा इज नेसेसरी। अब दूसरा क्या है, मान लीजिए कोई बिजनेस है, अगर वो अच्छी तरह से जैसा सोचा था उस तरह से प्रोजेक्टेड लाइंस पर नहीं चल रहा है, तो पहला ऑप्शन तो ये है जो हमने डिस्कस किया था कि पर्सन को, बोरोवर को कंसल्ट करके और पॉजिटिव वे में उसको आगे बढ़ाया जाए। मान लीजिए कुछ और फंड की ज़रूरत है तो वो भी देखा जाए, या किस तरह से बिजनेस वाइबल हो सकता है। तीसरा यह है कि डिटोरिएशन इतना हो चुका है, यानी कि बिजनेस जो है, बैंक ने करेक्टिव एक्शन लिया, उसके बाद भी बैंक ने फर्दर हेल्प की, बोरोवर की पूरी कोशिश की अपनी बचाने की, बट उसके बाद भी वो डिटोरिएट हो रहा है, बिजनेस उसका ख़राब हो रहा है, तो उसमें भी बैंक को डिसाइड करना है कि अपना जो फंड है अपने को सेफ वो कैसे करे। अगर कोई हार्श एक्शन लेना हो, जैसे कि एडवांस को रिकॉल करना या जो सिक्योरिटी आई हुई है कोलेटरल या प्राइमरी उसको सीज़ करना, इस तरह के एक्शन भी अगर ज़रूरी है तो वो लिए जा सकें। In such cases, an early detection of the problem is very important as the delay
necessary action by the bank may result in deterioration of available security and reduce the chances and amount of recovery। अब इस केस में भी क्या होता है, अगर टाइमली बैंक ये डिटेक्ट कर लेगा कि मान लीजिए ये बिजनेस है और ये अब दोबारा से ठीक प्रॉपर लाइंस पर नहीं आ सकता, तो वहाँ पर अर्ली जो डिटेक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समय से अगर पता लग जाएगा तो बैंक जो है प्रॉपर एक्शन लेकर और अपना अमाउंट रिकवर कर सकता है, चाहे तो वो सिक्योरिटी को सेल कर कर या फिर और तरह के जो एक्शंस हैं, लीगल एक्शंस हैं, वो ले सकता है, बट उसका टाइमली एक्शन लेना ज़रूरी है। अब जो क्रेडिट मॉनिटरिंग है उसके लिए क्या क्या टूल्स बैंक के पास अवेलेबल हैं। RBI has advised that the bank should not depend entirely on certificate issued by chartered accountant or obtained from the borrower about the utilization of fund and monitoring of credit। जनरली क्या होता है, जो हम चार्टेड अकाउंटेंट से या फिर और जो प्रोफेशनल्स हैं उनसे हम क्या लेते हैं, सर्टिफिकेट्स लेते हैं। जैसे बैलेंस फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स होती हैं, बैलेंस शीट है या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, वो सारे जो है वो CA सर्टिफाइड होते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट्स सर्टिफाइड होते हैं, तो उन पर हम पूरी तरह से भरोसा करते हैं। दूसरा जो लीगल जो होती है सर्टिफिकेट्स होते हैं वो लॉयर हमें देते हैं, या वैल्यूएशन जो है वो वैल्यूअर से कराई जाती है। तो ये सारे प्रोफेशनल्स हैं जो सर्टिफिकेट वगैरह देते हैं और इन पर ही बैंकर जो है मोस्टली डिपेंडेंट होते हैं। तो बैंक RBI कहता है कि हमें सोल्ली उस पर ही डिपेंडेंट नहीं रहना है। और तीसरा क्या है, जो फंड्स बोरोवर यूज़ करता है उससे हम कई बार क्या करते हैं कि एक सर्टिफिकेट ले लेते हैं कि भाई हमने जिस काम के लिए दिया गया था उसी लिए हमने एंड यूज़ वो है हमने वही किया है। इन केस ऑफ इनकरेक्ट सर्टिफिकेशन इनिशिएशन ऑफ प्रॉम्प्ट एक्शन में बी वारंटेड विच में इंक्लूड विड्रॉल ऑफ दिस फैसिलिटी सैंक्शन एंड लीगल रिकोर्स एज वेल। अगर कहीं से किसी तरह का कोई गलत सर्टिफिकेशन या गलत इन्फॉर्मेशन जो है बोरोवर के द्वारा दी जाती है, तो वहाँ पर क्या है, कुछ तरह के एक्शन भी लिए जा सकते हैं, हार्श एक्शन भी लिए जा सकते हैं, जैसे कि जो फैसिलिटी दी है उसको विड्रॉल करना या फिर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स इन्फॉर्मेशन मेथड्स आर नॉर्मली यूज बाय द बैंकर टू मॉनिटर द क्रेडिट। अब क्रेडिट को मॉनिटर करने के लिए बैंक जो है जनरली ये सारी चीज़ें देखते हैं। कंडक्ट ऑफ द अकाउंट विद द बैंक। अब बैंक अकाउंट का कंडक्ट बैंक के साथ कैसा है इसको देखते हैं। दिस गिव्स वेरी यूजफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द एंटरप्राइजेज। अब जो अकाउंट है वो उसका कंडक्ट कैसा रह रहा है, इसको जानने के बाद में क्या होता है, फाइनेंशियल हेल्थ एंटरप्राइज की कैसी है इसके बारे में पता लग सकता है। एंड यूज़ ऑफ द फंड बाई इट, कि वो किस तरह से फंड को यूज़ कर रहा है। अब हम चेक करते हैं कि कितनी ओवरड्राइंग, फ्रीक्वेंट ओवरड्राइंग तो नहीं है, यानी कि लिमिट जितनी दी है बार बार उससे ज़्यादा जा रहा है, या वो चेक जो इशू कर रहा है वो क्या हो रहे हैं, बाउंस हो रहे हैं, रिटर्न हो रहे हैं, और स्टॉक स्टेटमेंट देने में या जो स्टेटमेंट देने में रिसीवेबल जो है उसमें वो डिले कर रहा है, या लो टर्नओवर उसका कम हो रहा है। रूटिंग ऑफ ट्रांजैक्शन विद सेम सम अदर बैंक, यानी कि जो ट्रांजैक्शंस हैं, अब ट्रांजैक्शंस मान लीजिए अगर किसी का CC अकाउंट है तो सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो उसी अकाउंट से होनी चाहिए, बट अगर वो किसी और बैंक के अकाउंट से कर रहा है, डिले इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट, बार बार उसका जो अकाउंट है वो SMA में जा रहा है, या डेवलपमेंट ऑफ LC इन्वोकेशन बाई बैंक गारंटी, इस तरह का अगर कोई काम हो रहा है, मतलब ये सारे जो है वो अलार्मिंग सिग्नल्स हैं। बार बार ओवर ड्राइंग हो रही है, स्टॉक देने में, स्टॉक स्टेटमेंट जो उसे देनी चाहिए उसमें डिले कर रहा है, उसके चेक बाउंस हो रहे हैं किसी कस्टमर के, तो ये सारी चीज़ें अगर या LC में या BG अगर इन्वोक हो रही है, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वहाँ पर अलर्ट होने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक अलार्मिंग सिचुएशंस हैं, ये सारे जो है अनसेटिस्फैक्टरी फीचर हैं। इन सच केसेस बैंक में स्ट्रेंथन देयर मॉनिटरिंग सिस्टम बाय रिजॉर्टिंग टू मोर फ्रीक्वेंट इंस्पेक्शन। ऐसा कुछ होगा तो बैंक को क्या है, अलर्ट हो जाना है और क्या करना है, मोर फ्रीक्वेंट इंस्पेक्शन ऑफ बोरोवर्स गोडाउन, यानी कि जो उसकी गोडाउन वगैरह है उनकी जो इंस्पेक्शन है उसको बढ़ा देना है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा देनी है, और इंश्योर करना है कि सेल प्रोसीड जो हैं वो कहाँ से रूट हों, थ्रू द बोरोवर अकाउंट मेंटेन्ड विद द बैंक, एंड इंसिस्टिंग ऑन द प्लेज ऑफ द स्टॉक इन प्लेस ऑफ हाइपोथिकेशन। अगर ऐसा कुछ होता है कि अगर जो सेल प्रोसीड्स हैं वो दूसरी बैंक के अकाउंट से वो रूट कर रहा है, हमारे यहाँ से नहीं कर रहा है, लोन हमारे यहाँ से लिया है बट उसकी सेल्स की प्रोसीड जो है वो उसमें नहीं रिफ्लेक्ट हो रही हैं उसके अकाउंट में, तो उस केस में क्या होगा, बैंक जो है बार बार उसकी जो फ्रीक्वेंसी है चेक करने की उनको बढ़ा देगा, और साथ ही ये भी कंसीडर कर सकता है कि उसका जो स्टॉक है वो प्लेज कर ले इंस्टीड ऑफ हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन में तो उसके कब्जे में ही रहेगा, पोजीशन में रहेगा बोरोवर के। जब प्लेज के केस में क्या है, किसके पोजीशन में आ जाएगा, वो आ जाएगा बैंक के पोजीशन में, यानी कि बैंक उस गोडाउन की ताला चाबी अपने पास रख ले। नेक्स्ट है हमारा सेकंड जो आता है, जो मेथड है वो है पीरियोडिक इंस्पेक्शन इंफॉर्मेशन सबमिटेड एज पर टर्म्स ऑफ द एडवांस। जो पीरियोडिक इंफॉर्मेशन सबमिट की जाएगी बोरोवर के द्वारा, उसके भी हमें चीज़ें पता लग सकती हैं कि उसकी हेल्थ अकाउंट की कैसी है। पीरियोडिक क्या चीज़ दी जाती है, स्टॉक स्टेटमेंट और रिसीवेबल्स,
ये जनरली जो है वो मंथली बेसिस पे ज़्यादातर टाइम जो है वो दी जाती हैं, बोरोवर के द्वारा सबमिट की जाती हैं नॉर्मली मंथली। और इसी के बेसिस पे क्या होता है, ड्राइंग पावर डिसाइड की जाती है, बैंक कैलकुलेट करता है। उसमें से मार्जिन हटाकर, मान लीजिए अगर जनरली क्या होता है 20% 25% का मार्जिन लेके किया जाता है। अगर 25% का मार्जिन हम मान लें, जैसे इसका हम एग्जांपल से देखते हैं साथियों। आई होप कि कई लोग आप जानते भी होंगे जो स्टेटमेंट जब आप चढ़ाते होंगे मंथली। जैसे मान लीजिए किसी की 1 करोड़ की लिमिट है, 1 CR की लिमिट है और ये CC लिमिट है उसकी। तो 1 CR की तो सैंक्शन लिमिट है उसकी, लेकिन DP कैसे सेट होगी? DP जब डिसाइड होगी जब वो स्टॉक स्टेटमेंट देगा। और अगर वो स्टॉक स्टेटमेंट मान लीजिए देता है कितने की, 1 CR की ही देता है, वो कहता है 1 CR का ही मेरे पास स्टॉक है आज की डेट में, स्टॉक प्लस रिसीवेबल्स जो डेप्टर्स हैं उसके, उन दोनों को मिला के अगर 1 CR की ही देता है, और यहाँ पर मार्जिन जनरली रखा जाता है 25% मार्जिन मान लीजिए हमने ले लिया कि हमने लिया है लोन के समय। तो अगर 25% मार्जिन है और 1 CR की स्टॉक स्टेटमेंट वो देता है, तो उसकी लिमिट जो सेट होगी वो कितनी होगी? इसमें से 25% तो हमने मार्जिन मान लिया, यानी कि 25 लाख का मार्जिन हो गया, और बाकी जो 75% है वो बैंक का कंट्रीब्यूशन होगा, यानी कि वो होगी उसकी DP। तो DP जो निकल के आएगी इस केस में वो आएगी हमारा 75 लाख की। लिमिट बढ़े ही उसकी 1 करोड़ की सैंक्शन बैंक ने की है, लेकिन वो अवेल कितनी कर सकता है उस महीने में? केवल 75 लाख ही अवेल करेगा, क्योंकि उसने ये दिखाया है कि उसके पास स्टॉक प्लस डेप्टर जो है मिलाकर 1 करोड़ के ही हैं। तो 1 करोड़ के हैं तो उसकी DP जो है 75 लाख होगी, यानी कि वो इतने ही अमाउंट ड्रॉ कर पाएगा, सैंक्शन लिमिट भले ही 1 करोड़ हो उसकी। तो ये है साथियों। अब थॉरो स्क्रूटनी ऑफ दीज इज नेसेसरी टू वेरीफाई देयर करेक्टनेस। अब ये जब भी हमारे पास स्टॉक स्टेटमेंट आती है, बैंक में कोई बोरोवर देता है, तो उसको ठीक से चेक करना कि वो करेक्ट है, इन्वेंट्री जो है एक्यूमुलेट तो नहीं हो रही है, नॉन मूविंग स्टॉक है, या फिर ओल्ड रिसीवेबल जो उसके जहाँ उसने बेचा है उसका पैसा नहीं आया है, जो उसके डेप्टर्स हैं, सन्ड्री डेप्टर्स हैं, वो 6 महीने से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। जनरली क्या होता है, हम 180 दिन से पुराने जो डेप्टर होते हैं उनको हम काउंट नहीं करते हैं जब भी DP की कैलकुलेशन होती है। ड्राइंग पावर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो जो रिसीवेबल जो 6 महीने से नहीं आई हैं, सन्ड्री डेप्ट जो 6 महीने से ज़्यादा पुराने रिसीवेबल हैं, उनको कैलकुलेट नहीं करते हैं। द डिटेक्शन ऑफ नॉन मूविंग स्टॉक एंड ओल्ड रिसीवेबल इज नॉट ओनली नेसेसरी फॉर द करेक्ट कैलकुलेशन ऑफ DP बट इज ऑल्सो वारंटेड टू डिटेक्ट द डेंजर सिग्नल। अब इसमें डेंजर मतलब DP तो करेक्ट करने के लिए ज़रूरी है ही ये चीज़, दूसरा क्या है, इसमें कुछ डेंजर सिग्नल भी करेक्ट डिटेक्ट किए जा सकते हैं इसके बेसिस पे। जैसे कि अगर मान लीजिए उसके डेप्टर जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, काफ़ी समय से उसका पैसा फंसा हुआ है, वापस नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो बिज़नेस के लिए अच्छा नहीं है। अगर बोरोवर का पैसा वापस नहीं आ रहा है टाइमली, तो वो कैसे उसको साइकिल, जो बिज़नेस साइकिल है उसकी चलेगी, कैसे उसको प्रॉफिट होगा? उसको तो लॉस होता जाएगा, यानी कि जो वो सामान बेच भी रहा है वो भी पैसा उसके वापस नहीं आ रहा है। ड्यूरिंग पीरियोडिक इंस्पेक्शन ऑफ द एंटरप्राइजेज द बैंक ऑफिशियल द लेटेस्ट स्टॉक रिसीवेबल स्टेटमेंट आर क्रॉस चेक्ड विद द रिकॉर्ड्स, स्टॉक आर ऑल्सो फिजिकली वेरीफाइड। तो रैंडम बेसिस पे या फिर फुली अगर कुछ ज़्यादा शक है तो क्या करना है, स्टॉक वगैरह जो है जो पीरियोडिक बेसिस पे वेरीफाई किए जाने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा स्टॉक रिसीवेबल्स ऑडिट कंडक्टेड बाय द बैंक। स्टॉक का ऑडिट या रिसीवेबल, स्टॉक ऑडिट जो होता है, जो बैंक के केस में होता है, मीडियम एंड लार्ज अकाउंट में किया जाता है। नॉर्मली 5 करोड़ से ऊपर के अकाउंट की में ये सब चीज़ें होती हैं, चाहे वो स्टॉक ऑडिट हो या लीगल ऑडिट हो, ये सारी चीज़ें जो है बड़े अकाउंट्स में की जाती हैं। स्टॉक ऑडिट यूजुअली बैंक मीडियम एंड लार्ज साइज अकाउंट वेयर द वेरीफाइंग द स्टॉक ड्यूरिंग नॉर्मल इंस्पेक्शन इज नॉट फीजिबल। तो पीरियोडिक जो है वो स्टॉक ऑडिट वहाँ पर किया जाता है, जहाँ पर स्टॉक लोकेटेड है अलग अलग लोकेशन पे, वहाँ पर ऑडिट किया जाता है। रिसीवेबल में ऑल्सो भी कंडक्टेड इन द सेम केस। द पर्पज ऑफ दीज ऑडिट इज टू क्रॉस चेक द रिलायबिलिटी ऑफ द स्टेटमेंट सबमिटेड बाय द बोरोवर। तो बोरोवर जो नॉर्मल कोर्स में हर महीने मान लीजिए कोई अगर सबमिट कर रहा है स्टॉक स्टेटमेंट, वो सही है या नहीं है उसको चेक करने के लिए जो है पीरियड स्टॉक ऑडिट किया जाता है। बड़े केसेस में जो 5 करोड़ से ऊपर की, जनरली 5 करोड़ से ऊपर की जो लिमिट्स हैं वहाँ पर ये किया जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस ऑडिटर रिपोर्ट, दीज आर नॉर्मली अवेलेबल वंस अ ईयर फॉर एन एनालिसिस ऑफ दीज स्टेटमेंट
gives useful information about the use, diversion of fund, financial health, realization of debt, profitability, etc. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं जिनके साथ में ऑडिटर की रिपोर्ट भी लगी होती है, जिसकी हम बात कर रहे हैं एक्चुअली ऑडिटेड बैलेंस शीट्स की बात कर रहे हैं। ऑडिटेड बैलेंस शीट होती हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, उसके साथ में ऑडिटर की रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें हैं। तो इनसे भी हमें काफ़ी कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। डाइवर्जन ऑफ फंड के बारे में पता लगता है, फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में पता लगता है, और डेप्ट का रियलाइजेशन, प्रॉफिटेबिलिटी, ये सारे चीज़ें जो हैं वहाँ से मिल जाती हैं। दिस एनालिसिस इज अ पार्ट ऑफ रिन्यूअल एक्सरसाइज, और ये एनालिसिस जो है किसका पार्ट है? रिन्यूअल एक्सरसाइज, यानी कि जो अकाउंट हैं, क्योंकि वो मोस्टली सीसी अकाउंट की बात कर रहे हैं, कैश क्रेडिट अकाउंट, जो ईयरली बेसिस पे जिन्हें रिन्यूअल करना होता है, रिन्यू करना होता है, उसका एक पार्ट है कि इन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनका एनालिसिस किया जाए पीरियोडिक बेसिस पे। अब नेक्स्ट है हमारा पीरियोडिक विजिट्स एंड इंस्पेक्शन। द पर्पज़ ऑफ पीरियोडिक विजिट इज़ मैनीफोल्ड। जो विजिट करने के जो है पर्पज़ कई सारे हैं। एक तो पहला ये है, ये एक इंप्रेशन देता है अबाउट द एक्टिविटी लेवल। द असेसमेंट ऑफ द लिमिट इज बेस्ड ऑन एंटिसिपेटेड लेवल ऑफ ऑपरेशन एंड विजिट हेल्प इन असर्टेनिंग वेदर एक्टिविटीज़ आर एज द लेवल और नॉट। अब जब भी हम किसी की लिमिट सेट की जाती है किसी बोरोवर की, तो एजम्पशन होता है, यानी कि फ्यूचर एजम्पशन के बेसिस पे ही उसको कैश क्रेडिट की लिमिट दी जाती है कि इतना अमाउंट वो यूज़ कर सकता है, कि भविष्य में वो इस तरह से काम करेगा। उसके बेसिस पे, प्रोजेक्शंस के बेसिस पे ही काम किया होता है। अब जो विजिट करने के बाद में हमें एक आइडिया हो जाता है, फेयर आइडिया एक हो जाता है कि जैसा एंटिसिपेट किया गया था, जिस एंटिसिपेशन में उसको लिमिट दी गई थी, जो ये सोच के लिमिट दी गई थी कि वो इस लेवल पे काम करेगा, उस लेवल पे एक्चुअल में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। सेकंड है, इट हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द पोजीशन ऑफ स्टॉक एंड अदर एसेट चार्ज टू द बैंक। दूसरा है कि इससे पीरियोडिक विजिट से क्या होता है कि स्टॉक भी हम देख सकते हैं कि कितना स्टॉक है, पोजीशन क्या है, किस खराब तो नहीं हो रहा है, क्या उसकी प्रॉपरली स्टोर्ड है कि नहीं है। दूसरा, उसकी जो कोलेटरल प्रॉपर्टीज़ हैं या और भी मशीनरी वगैरह है, कोई भी चीज़ जो भी चार्ज हैं, बैंक के हाइपोथेकेट हो रखी हैं तो उन, या मॉर्गेज हो रखी है, तो उनको भी उनकी पोजीशन क्या है वो भी इससे विजिट से पता लग सकती है। थर्ड क्या है, द फैक्ट ऑफ द बैंक्स चार्ज ओवर द एसेट शुड बी प्रॉम्प्टली डिस्प्लेड। फील्ड विजिट हेल्प इन फाइंडिंग आउट दिस। अब तीसरा क्या है कि बैंक जहाँ जहाँ बैंक का चार्ज है तो वहाँ पर उसका डिस्प्ले प्रॉपरली किया हुआ है कि नहीं है बोरोवर ने। जनरली ये लिखा जाता है, एक बोर्ड लगाया जाता है कि ये क्या है, बैंक का नाम लिख के कि इस बैंक के सौजन्य से, या मॉर्गेज टू दिस इज बैंक, ये तो इस तरह से लिखा जाता है। तो वो वहाँ पर बैंक का बोर्ड है कि नहीं है, ये भी इससे विजिट से पता लग जाता है। नेक्स्ट है हमारा इंटरेक्शन विद द सेलेक्ट क्रेडिटर एंड डेप्टर। तो अगर ये भी एक टाइप है कि किस तरह से हम जो मॉनिटरिंग कर सकते हैं, जो सेलेक्टेड क्रेडिटर हैं या डेप्टर हैं, जो बड़े क्रेडिटर हैं उस फर्म के या जो बड़े डेप्टर हैं, उनसे जो इंपॉर्टेंट हैं उनसे इंटरेक्ट करके भी फर्म की हेल्थ के बारे में पता लग सकता है, बिजनेस के बारे में इनसाइट्स मिल सकते हैं। पीरियोडिक स्क्रूटनी ऑफ बोरोवर बुक ऑफ अकाउंट एंड अकाउंट्स मेंटेन्ड विद अदर बैंक। तो जो पीरियोडिक स्क्रूटनी है बोरोवर के अकाउंट, बुक ऑफ अकाउंट की, और जो बोरोवर ने अकाउंट दूसरे बैंकों के साथ मेंटेन कर रखे हैं उनकी भी प्रॉपर स्क्रूटनी करने के साथ ही हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मार्केट रिपोर्ट ऑफ द बोरोवर एंड बिजनेस सेगमेंट, उस बिजनेस में, उस लोकेलिटी में मार्केट रिपोर्ट क्या कहती है, उस बोरोवर के बारे में कैसा परसेप्शन है, मार्केट में क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या कोई ऐसा कह रहा है कि ये कोई अच्छा नहीं चल रहा है इसका काम, या बहुत ज़्यादा डेप्ट में है, मार्केट से उसने पैसा उठाया हुआ है। तो पॉजिटिव वे में भी हो सकता है कि उसका काम बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया तरह से मेहनत से काम कर रहा है, या नेगेटिव वे में भी हो सकता है। तो मार्केट रिपोर्ट से भी हमें चीज़ें पता लग जाती हैं काफ़ी हद तक। अपॉइंटिंग बैंक्स नॉमिनी ऑन द कंपनी बोर्ड, तो या फिर क्या है, बैंक का नॉमिनी कंपनी के बोर्ड पे अपॉइंट करना, ये भी एक तरीका है जिससे क्या होता है, एक्सेप्शनल केसेस में हालांकि ये किया जाता है, जो बहुत बड़े केसेस होते हैं। इन केस ऑफ लार्ज लिमिट बैंक में ऑप्ट टू अपॉइंट नॉमिनी डायरेक्टर ऑन द बोर्ड टू कीप अ टैब ऑन इंपॉर्टेंट डिसीजन। तो बैंक जो है अपना एक अपॉइंट कर देता है अपना एक नॉमिनी डायरेक्टर बोर्ड में, ताकि जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाएंगे उस पर बैंक को पता रहे, बैंक का जो हित है वो सुरक्षित रहे। नेक्स्ट है हमारा क्रेडिट ऑडिट। क्रेडिट ऑडिट भी एक तरीका है, इज एन एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस क्रेडिट फंक्शंस ऑफ द बैंक। इट इज नॉर्मली कंडक्टेड बाय इंटरनल स्टाफ हैविंग द एडिक्वेट क्रेडिट एक्सपीरियंस। क्रेडिट ऑडिट एग्जामिन्स compliance with extent sanction and post sanction प्रोसेस। क्रेडिट ऑडिट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इससे क्या होता है, क्रेडिट ऑडिट के थ्रू बैंक, एक तो ये है जो इंटरनल जो स्टाफ है बैंक का वही क्रेडिट ऑडिट करता है, और जिसको एडिक्वेट क्रेडिट एक्सपीरियंस होता है। और क्रेडिट ऑडिट में क्या होता है, क्या एग्जामिन किया जाता है, कंप्लायंस विद
एक्सटेंड सैंक्शन एंड पोस्ट सैंक्शन प्रोसेसेस प्रोसीजर लेड बाय द बैंक, यानी कि पूरी तरह से कॉम्प्लाइंस हुआ है कि नहीं हुआ है, जो बैंक की गाइडलाइन है प्री सैंक्शन की और पोस्ट सैंक्शन की, उनको कंप्लाई किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ये क्रेडिट ऑडिट में देखा जाता है। ईच बैंक formulates its own policy, procedure and organization setup for the credit audit. In some bank, credit audit plays an important role in monitoring of large value account also. तो क्रेडिट ऑडिट जो है वो हर बैंक के अपने अलग प्रोसीजर्स होते हैं और पॉलिसीज़ होती हैं, उसके हिसाब से ये किया जाता है और बड़े अकाउंट में जनरली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आरबीआई सजेशन इन दिस एस्पेक्ट कंटेंट इन द गाइडलाइंस नोट ऑन द क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट आर एज अंडर। तो क्रेडिट ऑडिट के बारे में जो इसकी आरबीआई की गाइडलाइंस हैं वो क्या क्या कहती हैं, इन सब चीज़ों को साथियों डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। आई होप साथियों वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में पार्ट